हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अप अकेडमी। मैं मयंक पालवेल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं और से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ही डिटेल में समझेंगे और उसके साथ साथ एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। आज के हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चों आज का हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ना उसके अंदर जितने भी टर्मोलॉजीज यूज होती हैं उनको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी जाके आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो है कमांड बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि अकाउंटिंग के भी हमारे बहुत अलग अलग टर्म्स होते हैं। हर एक टर्म का हम क्या करेंगे, बहुत डिटेल में मतलब समझेंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से नहीं समझा तो आप इसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं करेंगे, और अगर आपने टर्म्स को सही से अप्लाई नहीं किया तो आप फिर ट्रांजैक्शंस को भी सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आज हम यहां इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि कौन कौन से टर्म्स जो है वो अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हैं। एक एक करके सारे के सारे टर्म्स डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर हमारा जो पहला टर्म है वो है एंटिटी। तो एंटिटी कुछ नहीं होता है, किसी भी बिजनेस को बोला जाता है एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है एंटिटी, या ऐसा बोलना चाहिए कि ऐसी कोई सी भी यूनिट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है उसको क्या बोला जाता है, एंटिटी। एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। तो ऐसी कोई सी भी इकोनॉमिक यूनिट, इन शॉर्ट ऐसा कोई सा भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस करता है या फिर शायद बिजनेस नहीं करता है लेकिन ट्रांजैक्शंस जरूर करता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को एंटिटी। तो जितने भी आपने देखे हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब किस में आते हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी में, ये भी ट्रांजैक्शंस करते हैं। इसके अलावा जो हमारे दूसरे बड़े बड़े आपने बिजनेस हाउसेस देखे होंगे जस्ट लाइक रिलायंस, SBI, टाटा मोटर्स, ये भी ट्रांजैक्शंस करते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है, बिजनेस एंटिटी। तो चाहे बिजनेस एंटिटी हो चाहे नॉन बिजनेस एंटिटी हो, ऐसा कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों, एंटिटी। एकदम क्लियर है एंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये वही ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो क्या होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस? सर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मॉनेटरी एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पार्टीज। जब कभी भी दो लोगों के बीच में मॉनेटरी वैल्यू का आपस में एक्सचेंज होता है उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन, जिसको आप लोग बच्चों कहते हैं लेन देन। तो जब कभी भी बिजनेस में लेन देन होगा हम उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब कभी भी दो लोगों के बीच में पैसा, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन होगा बच्चों, उसको हमको क्या कहना है, हमको उसको बोलना है ट्रांजैक्शन। और इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा अगला टर्म होता है वो होता है अकाउंट। अकाउंट क्या है मैं आपको बताऊं, अकाउंट बेसिकली अपने आप में एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे एक जैसे ट्रांजैक्शंस को क्या कर दिया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। साल भर में आपने जितने भी कैश में ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस उठा के कहां रख दिए जाएंगे, कैश अकाउंट के अंदर। तो अकाउंट अपने आप में क्या बन गई, एक छत बन गई जिसके नीचे हमने कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। साल भर में आपने जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किए सारे के सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट के नीचे इकट्ठे कर दिए जाएंगे। तो अगेन अकाउंट आपके लिए क्या बन गया, एक अम्ब्रेला जिसमें हमने उस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सारे के सारे एक जगह रिकॉर्ड कर दिए। यहां देख लीजिए बच्चों अकाउंट के बारे में मैंने आपसे क्या लिखा है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर डेट हेड। तो बेसिकली अकाउंट अपने आप में क्या है, एक रिकॉर्ड है जिसमें उससे मिलते जुलते जितने भी ट्रांजैक्शन है उस हेड के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। तो यहां बच्चों हमने समझ लिया क्या होता है एंटिटी, हमने देखा क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और हमने समझा क्या होता है अकाउंट। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद है हमारे पास प्रोपराइटर। कौन होते हैं ये प्रोपराइटर? तो प्रोपराइटर होते हैं बच्चों बिजनेस के ओनर। जो बिजनेस को स्टार्ट करता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रोपराइटर। अ पर्सन हु ओन्स द बिजनेस। तो हमारे बिजनेस का जो मालिक है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, जो साल भर बिजनेस एक्टिविटी करेगा और एट द एंड ऑफ द ईयर सारे प्रॉफिट को एंजॉय करेगा या फिर लॉस को सफर करेगा, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर के बाद बच्चों आपका जो अगला टर्म होता है वो होता है कैपिटल। कैपिटल है बच्चों आपका ओनर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिजनेस। बिजनेसमैन बिजनेस में जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करेगा उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। ये चाहे कैश में कंट्रीब्यूशन दे या चाहे गुड्स के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन दे, दोनों ही अपने आप में क्या कहलाता है, कैपिटल। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश में इन्वेस्ट किया है तो आप उसे बोलेंगे मॉनेटरी कैपिटल, और अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश के अलावा कोई गुड्स इन्वेस्ट कर दिए हैं, अपने घर का कोई फर्नीचर अपने बिजनेस में यूज करने लग गया, अपनी खुद की पर्सनल कार बिजनेस में यूज करने लग गया, ये सब क्या कहलाएगी, नॉन मॉनेटरी कैपिटल। तो कैपिटल आपकी बच्चों जो है मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है। इसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे ना आप लोग,
लोग, तो ये बन जाता है ड्राइंग्स। जब जब बिजनेसमैन कैश और गुड्स बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, हमको उसको क्या बोलना है, कैपिटल। और जब जब यही बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से कैश और गुड्स को और एसेट्स को विड्रॉ कर लेगा फॉर पर्सनल यूज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। तो जब जब आप बिजनेस में से ड्राइंग्स करोगे ना, आपकी कैपिटल पहले के कंपैरिजन में क्या होते चले जाएगी, रिड्यूस होते चले जाएगी। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे कैपिटल, अगर आप बिजनेस में से पैसा और गुड्स निकाल रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। यहां देख लीजिए, अमाउंट, गुड्स और एसेट्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। तो जब कभी भी बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से कैश, गुड्स या फिर एसेट्स विड्रॉ कर लेता है फॉर पर्सनल यूज, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ड्राइंग्स। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरा गारमेंट्स का शोरूम है, मेरा कपड़ों का शोरूम है, मेरा कपड़ों का बिजनेस है, और कोई पर्टिकुलर शर्ट है जो मुझे पसंद आ गई, तो बेचने की जगह उसको ना, बीइंग द ओनर, मैं उसको खुद ही यूज करने लग गया हूं, मैं खुद ही उसको पहनने लग गया हूं, और मैंने अपने बिजनेस से क्या कर ली, यहां पे बच्चों ड्राइंग्स कर ली। सपोज मेरा आइसक्रीम पार्लर है और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मैंने अपने बिजनेस में से, आइसक्रीम पार्लर में से एक आइसक्रीम निकाल के कंज्यूम कर ली, इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, ड्राइंग्स। तो जब जब बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, आप उसको बोलिए कैपिटल, और यही बिजनेसमैन जब अपने ही बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या कैश विड्रॉ कर लेगा, आप उसको बोलिएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बाद बच्चों हमारा अगला टर्म जो निकल कर आता है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हमें और फंड्स की ज़रूरत है, सपोज हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मुझे और फंड्स की ज़रूरत है, मेरे पास जितना भी पैसा था वो सारा का सारा पैसा मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब अगर हमारे बिजनेस को और फंड्स की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, हम बोरोविंग्स करेंगे। तो जब जब आप बिजनेस में बोरोविंग्स करते हैं, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि आपको उनका पैसा लौटाना है, इसी ऑब्लिगेशन को बोला जाता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। तो हमारे बिजनेस को कोई भी अमाउंट अगर किसी दूसरे व्यक्ति को लौटाना है, चूंकि हमने उससे उधार लिया था, अब उधार में तो आप गुड्स भी ले सकते हो, उधार में आप एसेट्स भी ले सकते हो, और आप कैश में भी उधार ले सकते हो। तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई कैश उधार ले रहे हैं, गुड्स उधार ले रहे हैं कि एसेट उधार ले रहे हैं, आपके ऊपर तीनों ही केस में ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा। उसी ऑब्लिगेशन को क्या बोला जाता है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज उस अमाउंट को बोला जाएगा जो कि हमारे बिजनेस को पे करना है दूसरे किसी और आउटसाइडर को या फिर किसी और को। इसके अलावा अगर हम इसके क्लासिफिकेशन पे जाएंगे बच्चों, तो लायबिलिटीज को क्लासिफाई किया जाता है अंडर डिफरेंट हेड्स। पहला हमारा होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज उन लायबिलिटीज को बोला जाता है जिसमें आपको अमाउंट रीपे करने के लिए 12 मंथ से ज्यादा का समय दिया जाता है। तो सपोज मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके रखा है फॉर 5 इयर्स, तो आप देख सकते हैं कि मुझे उसको रीपे करने के लिए मोर देन 12 मंथ्स का टाइम मिलेगा। इस तरीके की लायबिलिटीज को बोला जाता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। तो ऐसा कोई सा भी ऑब्लिगेशन जिसको डिस्चार्ज करने के लिए आपको 1 साल से ज्यादा का समय मिलेगा, आप उसको कहां कैटेगराइज कर देंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर। अब इसका जस्ट ऑपोजिट कर लीजिए तो क्या बन जाता है, करंट लायबिलिटीज। ऐसे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जिनको रीपे करने के लिए मुझे 1 साल से कम का समय दिया जाएगा, 12 मंथ से कम का समय दिया जाएगा, इस तरीके के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को बोला जाता है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज आपकी वो लायबिलिटीज हैं जिनको रीपे करने के लिए आपको 12 महीने से कम का समय मिलता है। थोड़ा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चों कि अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया फॉर 5 ईयर्स, तो रीपे करने के लिए 1 साल से ज्यादा समय मिल रहा है, किस में चला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में। आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके रखा है फॉर 5 मंथ्स, ओनली फॉर 5 मंथ्स, आप 5 मंथ्स में उसको रीपे कर देंगे, किस कैटेगरी में चले जाएगा, सर ये चले जाएगा करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में। तो यहां पर बच्चों हमने लायबिलिटीज समझ ली है। अब आगे देखते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है बच्चों वो होता है एसेट्स। बिना एसेट्स के ना बिजनेस इमेजिन करना ही बेकार है। मतलब अगर आपके पास एसेट्स नहीं तो आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्या होते हैं एसेट्स? एसेट्स बच्चों आपकी उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है या हर वो चीज जो कि आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है, बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है, हम उनको क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, मेरे नजर में तो एसेट्स जो है ना वो है पिन से लेकर प्लेन तक। पिन से लेकर प्लेन तक हर वो चीज जो बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करेगी, मैं उसको क्या बोल दूंगा, एसेट्स। जैसे मैं कई बार से ज्यादा एग्जांपल दे चुका हूं कि अगर मेरी टेलरिंग शॉप है, अगर मेरी टेलरिंग शॉप है तो वो जो निडल है ना जिससे मैं स्टिचेस करता हूं कपड़े, उसको भी क्या बोला जाएगा, एसेट। और अगर बच्चों मेरे पास प्लेन एयरलाइंस का काम है, मतलब मैं एक एयरलाइंस ऑपरेट करता हूं, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेन्स हैं ना मेरे पास, वो भी मेरे लिए एसेट हैं, क्योंकि उससे भी मैं अपने बिजनेस को क्या करूंगा, ऑपरेट करूंगा। तो हर वो चीज चाहे पिन से लेकर प्लेन तक जो भी आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करेगी, आप उसको बोल दीजिएगा ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो बेसिकली एसेट्स आपके बिजनेस के लिए क्या होते हैं, सर एसेट्स हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर।
तो हर वो चीज़ जो कि आपके बिजनेस के रिसोर्सेज हैं और वो आपको फ्यूचर में एडवांटेज देंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, एसेट्स। ऐसे समझना ज़्यादा आसान है कि हर वो चीज़ जो कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। अब जैसे हम लोगों ने बच्चों अभी लाइबिलिटीज को क्लासिफाई किया था अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज, वैसे ही बच्चों अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो पहले मैं समझा देता हूँ आपको नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स उन एसेट्स को बोला जाता है जिनको आपने बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखा है, यूज करने के लिए रखा है। ऐसे एसेट्स जिनको आपने अपने बिजनेस में बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए रखा है, उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन करंट एसेट्स। और ऐसे एसेट्स जिन्हें मैंने अपने बिजनेस में बेचने के लिए रखा है, उन्हें क्या बोला जाता है, करंट एसेट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गारमेंट्स का शोरूम ओपन किया था। गारमेंट्स के शोरूम में जो गारमेंट्स हैं वो बेचने के लिए रखे हुए हैं, किस कैटेगरी में चले जाएंगे, करंट एसेट्स। और उसी गारमेंट्स के शोरूम में फर्नीचर रखा हुआ है जो कि मैंने बिजनेस में यूज करने के लिए रखा है, उसे क्या बोला जाएगा, नॉन करंट एसेट्स। और एग्जांपल दे देता हूं, आइसक्रीम पार्लर है सपोज हमारा, तो आइसक्रीम पार्लर में जो आइसक्रीम है वो बेचने के लिए रखी हुई हैं, उनके क्या बोलेंगे अपन लोग, करंट एसेट्स। और उन्हीं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में हम ठंडा करके रखते हैं सो डैट वो मेल्ट ना हो। तो जो रेफ्रिजरेटर रखा है आइसक्रीम पार्लर में, उसको हम बेचना नहीं चाहते हैं, उसको हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स। तो हर वो चीज़ जो कि आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है, आप उसको क्या बोलेंगे, एसेट्स। अब ऐसे एसेट्स जो कि बिजनेस में बेचने के लिए नहीं, यूज़ करने के लिए रखे रहते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स। और ऐसे एसेट्स जिन्हें हम बिजनेस में यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनको क्या बोला जाएगा बच्चों, करंट एसेट्स। तो यहाँ एक बार आप लोग इसका मीनिंग देख लीजिए। नॉन करंट एसेट्स में हमने क्या लिख के रखा है, एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी नॉट मेंट फॉर रीसेल। तो आपके बिजनेस के ऐसे एसेट्स जिनको आप बेचना नहीं चाहते हैं, बिजनेस में यूज़ करना चाहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, नॉन करंट एसेट्स। अब बच्चों नॉन करंट एसेट्स को भी ना हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो नाम से समझ में आ रहा है, टेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को बोला जाएगा जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। तो जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे सर, ये सब चले जाएंगे टेंजिबल एसेट्स में। तो ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम उनको क्या बोलेंगे, टेंजिबल एसेट्स। और ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हम उनको क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे कि आपने सुना होगा बच्चों, गुडविल, गुडविल अपने आप में क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास बिजनेस में ट्रेडमार्क्स हैं, तो ये ट्रेडमार्क्स भी क्या कहलाएंगे सर, ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास बिजनेस में पेटेंट्स हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो आप मुझे बताओ, आप सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं क्या, आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं क्या? नहीं सर, हम सॉफ्टवेयर को छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन तो भी वो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है। कौन सा एसेट बन जाएगा सर, ये बन जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये सब भी बच्चों हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। मतलब ये हमारी एसेट्स हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हमें हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए किस कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों करंट एसेट्स, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ। ऐसे एसेट्स जिन्हें आपने बेचने के लिए रखा है या फिर कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखा है, उन एसेट्स को क्या बोला जाता है, करंट एसेट्स। तो यहाँ पे बच्चों हमने देख लिया एंटिटी क्या है, प्रोपराइटर क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, लाइबिलिटीज, इसके अलावा एसेट्स। और बच्चों अभी हमारे पास बहुत सारे टर्म्स बचे हैं, उन पे भी जरा एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और अगर आप इनको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाए तो हमारी अकाउंटिंग भी गलत हो जाती है। देखिए एक्सपेंडिचर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पैसा खर्च कर दिया है आपने, या फिर अभी आपको पे करना बाकी है, क्योंकि दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो या तो आपने किसी चीज़ के लिए पैसा दे दिया है, या फिर अभी आपको उसके ऊपर पैसा देना बाकी है। आ रही बात समझ में, हमने पैसा खर्च कर दिया है, अमाउंट स्पेंट, और लाइबिलिटी मतलब अभी पैसा देना बाकी है। क्यों? क्योंकि हमने क्या खरीदे हैं, किसी से एसेट्स खरीदे हैं कैश में या फिर उधार में, हमने किसी से गुड्स खरीदे, या फिर हमने किसी की सर्विसेज लिए। तो इन शॉर्ट, आप जब कभी भी किसी से कोई एसेट खरीदते हैं, आप जब कभी भी किसी से कोई गुड्स परचेज करते हैं, आप जब कभी भी किसी से सर्विसेज लेते हैं, या तो आपने उसके अगेंस्ट में पैसा दे दिया है, या फिर अभी आपको पैसा देना बाकी है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं कि हमेशा कैश में ही हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से भी आपके एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने उसका अमाउंट दिया है कि नहीं दिया है। तो ऐसा कोई सा भी खर्चा जो आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, किस चीज़ के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, या फिर सर्विसेज लेने के लिए, उसे बोला जाता है एक्सपेंडिचर। अब आपने कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। आप मुझे बताइए, क्या हम डेली एसेट्स खरीदते हैं क्या? आंसर निकल कर आएगा नो सर। क्या हम डेली एसेट्स खरीदते हैं? नो सर। लेकिन क्या हम बहुत फ्रीक्वेंटली गुड्स खरीदते हैं और सर्विसेज लेते हैं? हाँ जी सर।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं और ये जो आप देख रहे हैं नॉन रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं। अब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। भाई अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो मुझे बताओ हर दिन एसेट खरीद के लेकर आ जाओगे क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बहुत जल्दी जल्दी गुड्स खरीदेंगे, सर्विसेज लेंगे और उनको उठा के बेच देंगे। तो हमारे बिजनेस में नॉन रिकरिंग और रिकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शंस होते हैं, बस आपको उन्हीं को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करना है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज का इन्वॉल्वमेंट होता है उन्हें बोला जाता है कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटस में चेंजेस नहीं आता है उन्हें बोला जाता है बच्चों यहाँ पर रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अभी आगे जाके और डिटेल में समझेंगे। अभी आप शॉर्ट में इसको कैसे याद रखेंगे कि हमने अगर कोई एसेट परचेज किया है उसके अगेंस्ट में या तो मैं पैसा खर्च कर चुका हूँ या मुझे अभी पे करना बाकी है, ये क्या कहलाएगा अब? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर हमने गुड्स खरीदे हैं या फिर किसी से सर्विसेज ली हैं जिसके अगेंस्ट में मैं पैसा दे चुका हूं या फिर पैसा देना बाकी हूं, उसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं घर का किराया दे रहा हूं, घर का नहीं बोलना चाहिए, ऑफिस का बोलना चाहिए, अगर मैं ऑफिस का किराया दे रहा हूं या फिर फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूं, आ रही ना बात समझे, सर्विसेज ले रहा हूं मैं यहां पे, इसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं किसी से बिल्डिंग ही खरीद लेता हूं तो उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाड़ी में फ्यूल डलवाना क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन पूरी गाड़ी ही खरीद लेना उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तरीका इसका और होता है बच्चों इन दोनों को डिफरेंस करने का, वो ये है कि ऐसे खर्चे जिनको आपने यूज कर लिया है, जिनके अगेंस्ट में सर्विसेज ले लिए, उनको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे खर्चे जिनका एडवांटेज अभी लेना बाकी है उनको क्या बोला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? इसके अलावा भी बच्चों अगर आपने कोई डाउट आ जाता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसका जस्ट ऑपोजिट करिए रिसीट्स। एक्सपेंडिचर का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिसीट्स। कहीं से भी पैसा, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, कहीं से भी पैसा आ चुका है या फिर आने वाला है उसे क्या बोला जाएगा? रिसीट्स। जिस तरीके से कहीं पर भी पैसा खर्च हमने कर दिया है या फिर हम खर्च करने वाले हैं उसको क्या बोला जाता था? एक्सपेंडिचर। जस्ट ऑपोजिट करिए, कहीं से भी पैसा आ चुका है या फिर आने वाला है हम उसको क्या बोलेंगे? रिसीट्स। तो रिसीट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। बिल्कुल उसी को ऑपोजिट करते चले जाइए। जब कभी भी गुड्स बेचने से, सर्विसेज बेचने से जो हमारे पास कैश आया है या फिर आने वाला है उसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स। डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है या फिर आने वाला है उसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स। और बच्चों जब कभी भी एसेट बेचने से और लोन लेने से जो हमारे पास पैसा आ रहा है या फिर आने वाला है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल रिसीट्स। तो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी से जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स। और कभी कभार जो अपने एसेट्स बेच के जो आपके क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, उनसे जब आपके पास पैसा आ रहा होता है उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल रिसीट्स। तो मेरे पास बिल्डिंग का रेंट आ रहा है, यहां से भी पैसा आ रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? रेवेन्यू रिसीट्स। वो बिल्डिंग बेचने से भी मुझे पैसा आएगा उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिसीट्स। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में। तो रेवेन्यू रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। आप अपने काम है आपका गुड्स बेचना, सर्विसेज डिलीवर करना, उससे जो आप पैसा रिसीव करेंगे, रिसीव करने वाले हैं उसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स। और भाई एसेट बेचने से या किसी बैंक से लोन लेने से जो पैसा आ रहा है या फिर आने वाला है उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिसीट्स। चलें बच्चों आगे। तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए ना पहले पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो पैसे कमाने के लिए जब आप पैसा खर्च करेंगे उसी को हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं? एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस भी जो है ना आपके दो तरीके के हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक एक करके समझते हैं। पैसा कमाने के लिए जो पैसा खर्च करना है उसे हमें क्या बोलना है? एक्सपेंस। इनको भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है बच्चों आपके एक्सपेंसेस अभी आपके ऊपर ड्यू नहीं हुए थे तब भी आपने एडवांस में पे कर दिए। तो एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड। ठीक है, तो मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसके घर में कोई बीमार है, उसने मुझसे बोला कि साहब 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दो, मैंने उसको एडवांस में सैलरी दे दी। किस कैटेगरी में चले जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड इन द करंट ईयर बट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऐसे खर्चे जो आपने पे तो इस साल कर दिए हैं लेकिन उसका जो एडवांटेज है आपको आने वाले सालों तक मिलेगा, ऐसे खर्चों को क्या बोला जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारे पास होते हैं बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड।
खर्चा तो हो चुका है लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है। तो इस मंथ मुझे अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी थी, मैं नहीं दे पाया, इसे क्या बोला जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ड्यू तो हो चुकी है मेरे ऊपर, ऑब्लिगेशन आ चुका है मेरे ऊपर कि मुझे उसको सैलरी देनी है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर मैं उसको अभी तक सैलरी नहीं दे पाया हूँ तो इस सैलरी नाम के एक्सपेंस को बोला जाएगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ध्यान से देखें बच्चों, आपके ऊपर कोई एक्सपेंस आया और आपने उसको टाइमली पे कर दिया, आप उसको क्या बोलिए, एक्सपेंस। आपके ऊपर खर्चा नहीं आया है तो भी आपने उसको एडवांस में दे दिया है, क्या बोलिए आप उसको, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपके ऊपर खर्चा हो चुका है लेकिन अभी आपने उस खर्चे को पे नहीं किया है, क्या बोला जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से आप बच्चों यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, आपस में क्लासीफाई करके समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस क्या हैं। नेक्स्ट मेरे पास है रेवेन्यू और उसके बाद है बच्चों मेरे पास इनकम। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स प्रोसीड्स। रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चों सेल्स प्रोसीड्स। आपके पास माल बेचने से या सर्विसेज डिलीवर करने से जो कुछ भी कैश का इनफ्लो होता है ना, उसी को बोला जाता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को आप शॉर्ट में हमेशा बोलेंगे सेल्स प्रोसीड्स। यहाँ देखिए, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल। या तो मेरे पास कैश आ चुका है या फिर मेरे पास कैश आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं क्या बेच रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज। इसी को क्या बोला जाता है, रेवेन्यू। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इनकम। इनकम की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है। रेवेन्यू में से जब आप अपने खर्चों को माइनस कर देंगे, रेवेन्यू में से जब आप अपने खर्चों को माइनस कर देंगे, फिर जो निकल कर आता है बच्चों उसको क्या बोला जाता है, इनकम। तो कहीं ना कहीं बच्चों मैं यहाँ पे इनकम किस चीज़ को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सर आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉफिट को। तो हम अपने रेवेन्यू में से जब अपने एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी बचेगा आप उसको इनकम भी बोल सकते हैं और आप उसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ होती है। जैसे कि अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट वही है बच्चों, इनकम। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस। साल भर बिजनेस एक्टिविटीज करने के बाद मैंने क्या कमाया, क्या बचाया, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रॉफिट। उसी को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को भी अपन क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये नेक्स्ट है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो मैं आपको यहां पे बताता हूं बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन उसके पहले आपको एक्सपेंसेस को एक और तरीके से क्लासीफाई करते आना चाहिए, जो बच्चों मैं आज आपको सिखाता हूं। बहुत ही कम टीचर्स ये सारी चीजें बताते हैं। मेरे नज़र में ना एक्सपेंसेस को मैं एक कैटेगरी में और क्लासीफाई कर सकता हूं। एक होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं बच्चों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। गुड्स को खरीदने और बनाने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उन्हें बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और गुड्स को बेचने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उन्हें बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप सभी लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज जरूर गए होंगे। अगर हम बात करते हैं डोमिनोज की, तो काउंटर के इस तरफ और काउंटर के उस तरफ आपको बस यहां ध्यान देना है। काउंटर के उस तरफ जहां पे उस पिज़्ज़ा को तैयार किया जाता है, वहां जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं दे ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गुड्स को बनाने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इन्हीं पिज़्ज़ास को क्या किया जाएगा, सर काउंटर के इस तरफ कंज्यूम किया जाएगा या फिर डिलीवरी बॉय उसको घर तक लेके जाएगा। तो काउंटर के इस तरफ उसको जब कंज्यूम किया जा रहा होता है तो वहां बेचने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं दे ऑल आर योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपने जितने के भी पिज़्ज़ा बेचे वो आपके लिए क्या होगी, सेल्स। अब इसमें से आप ना उस पिज़्ज़ा को बनाने वाले खर्चे जो हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट, आप उसमें से अपनी डायरेक्ट कॉस्ट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब जो निकल कर आएगा ना बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अभी हमारे और खर्चे बचे, अभी हमारे गुड्स को बेचने से रिलेटेड खर्चे बचे, जिनको क्या बोला जाता है सर, जिनको जो बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, अब जो आपके पास बचेगा उसको क्या बोला जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है हमने साल भर में ट्रांजैक्शंस करने के बाद जो कुछ भी कमाया वो क्या हो गया, प्रॉफिट। अब आप अपनी सेल्स में से जब डायरेक्ट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, गुड्स को बनाने से रिलेटेड खर्चे माइनस करोगे, फिर जो निकल कर आता है उसे क्या बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद आप उसमें से गुड्स को बेचने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनको माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट। तो ये डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट्स में। और अगर हम आगे देख लें तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म और हैं बच्चों। अभी हमारे पास गेन्स और उसके बाद है लॉस। गेन भी अपने आप में क्या होता है बच्चों, गेन भी अपने आप में प्रॉफिट ही होता है, लेकिन एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस है। गेन भी अपने आप में प्रॉफिट्स ही होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसमें अपने आप में डिफरेंस है। प्रॉफिट जनरली जो टर्म यूज़ किया जाता है ना, मैं अपने काम से जो मुनाफा बना रहा हूँ उसको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट। और काम के अलावा जब मैं मुनाफा बना लेता हूँ ना, उसको क्या बोला जाता है, गेन्स।
तो मेरी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से जो मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं उसको प्रॉफिट बोला जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई एसेट बेच दिया, उससे मुझे प्रॉफिट हो गया, तो उसको क्या बोला जाएगा? गेन। तो बेसिकली गेन उन प्रॉफिट्स को बोला जाता है जो कि एक्सीडेंटल इन नेचर में होते हैं। तो मेरा कोई एक चीज बताओ, मेरा एसेट बेचना तो काम नहीं है, मेरा काम तो गुड्स एंड सर्विसेज बेचना है। तो गुड्स एंड सर्विसेज बेच बेच के जो मैं मुनाफा बना रहा हूं उसको आप क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और उसके अलावा किसी और तरीके से अगर मैंने यहाँ पे मुनाफा बना लिया, उसको क्या बोला जाएगा? गेन्स। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, दिन भर मेरे पास पढ़ाना है, पढ़ाने से जो मैं मुनाफा बनाता हूँ ना बच्चों, वो मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। और मैं कभी कभी शेयर्स में भी ट्रेड करता हूँ, वहां से जो मैं मुनाफा बनाता हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा? गेन्स। क्योंकि शेयर ट्रेड करना मेरा मेन काम नहीं है, मेरा मेन काम है पढ़ाना आप लोगों को। तो हम अपने काम से जो मुनाफा बनाते हैं उसको आप बोलेंगे प्रॉफिट, और काम के अलावा जो आप मुनाफा बना लेते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है गेन्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू बिजनेस या एक्सीडेंटल टू बिजनेस। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि कभी कभार होते हैं और मुनाफा देके चले जाते हैं, उनको आपको क्या बोलना है? गेन्स। और बच्चों लास्ट में हमारे पास होता है लॉस। मुझे नहीं लगता मुझे इसको कुछ बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। जब कभी भी आपके खर्चे हो जाते हैं ज़्यादा और आपकी इनकम होती है कम, खर्चे हैं ज़्यादा, इनकम है कम, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू एंड अदर इनकम। तो जब कभी भी हमारे खर्चे हो जाते हैं ज़्यादा और इनकम होती है कम, तो बच्चों हमें हो जाता है लॉस। तो चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के लेक्चर 1 में हमने अभी तक कुछ सिलेक्टेड ही टर्म्स कंप्लीट किए हैं। अभी हमारे पास बच्चों और भी टर्म्स हैं जिसमें हमें डील करना है, तो इसका लेक्चर नंबर 2 देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।